बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है MKT 610 जो है हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसके हवाले से थीम नंबर 7 की आज बात स्टार्ट करेंगे। अब प्रीवियसली भी हमने इसको देखा है कि ये स्लाइड्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा ये सब्जेक्ट जो है स्लाइड्स में बहुत शार्ट लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि जो सॉरी जो पुराने इसके हैं हैंडआउट्स जिनमें 45 लेक्चर्स हैं, वो और इसका कोर्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इन स्लाइड्स का। तो पेपर इनमें से आना है तो आपने यहाँ से प्रिपरेशन करनी है, वहाँ से प्रिपरेशन नहीं करनी। अब स्लाइड्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमारे पास डेटा कोई नहीं है स्लाइड्स पे। एक एक लाइन लिखी हुई है, अब उसको एक्सप्लेन करना भी थोड़ा सा टफ हो जाता है। टच पॉइंट है, मोमेंट ऑफ ट्रुथ है, कस्टमर एंगेजमेंट, तो थोड़ा सा इनको टेक्निकल हो जाता है अंडरस्टैंड करना भी। तो थोड़ी सी मैंने इसमें मेहनत की है, तो मैंने आपके लिए कुछ डेटा तैयार किया है। जी हमने थोड़ा सा इसको कह लें कि हैंडआउट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। ये थीम नंबर 7 है जी हमारे पास, मैनेजिंग कस्टमर एक्सपीरियंस। ये जी हमारे टॉपिक का नाम है। हम कस्टमर एक्सपीरियंस के हवाले से हमने बात करनी है। कुछ स्लाइड्स हैं हमारे पास, टोटल 23 स्लाइड्स हैं। पहली स्लाइड चूंकि इंट्रोडक्शन की है तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्टली स्लाइड नंबर 2 पे आएंगे। कस्टमर एक्सपीरियंस को हम डिफाइन करेंगे, कस्टमर एक्सपीरियंस होता क्या है। अच्छा, यहाँ पे ये बात देख लें, कस्टमर एक्सपीरियंस दो तरह की चीजों को मिला के बनता है। एक, कस्टमर आपके बारे में सोचता क्या है, उसकी कॉग्निटिव अप्रोच क्या है। ठीक है, वो आपको कैसे जज कर रहा है, आपके बारे में क्या थिंकिंग रखता है, क्या सोच है उसकी। और दूसरा, इफेक्टिव आउटकम, कि आप जो उसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या जो आपको उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं, उससे वो क्या एक्सपीरियंस ले रहा है। ये दोनों चीजें मिलकर कस्टमर का एक्सपीरियंस मैनेज होता है। आप एक अच्छी प्रोडक्ट उसे दे रहे हैं लेकिन आपकी कंपनी का इमेज उसके सामने अच्छा नहीं है, तो आपके वो प्रोडक्ट उसको उतना फायदा नहीं दे सकेगी, या उस प्रोडक्ट से वो उतना अच्छा एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं एक छोटी सी मिसाल देता चलूं। एक कंपनी का नाम नहीं मैं लूंगा, खैर ब्रांडिंग प्रॉब्लम आ सकती है। बड़ी अच्छी कंपनी है, नामी कंपनी है, एसी वगैरह बनाती है, बहुत सी प्रोडक्ट्स बनाती है। अब उस कंपनी का हमने UPS अपने घर में इंस्टॉल किया, लेकिन जो कि प्रॉब्लम ये हुआ कि उसके हमारे घर की लाइट अक्सर ख़राब हो जानी, कोई प्रॉब्लम हो जाना। बैटरी चेक करवानी, वो ठीक है। UPS चेक करवाना, UPS भी ठीक है। हमने काफ़ी अर्सा इस पे बियर किया और फिर हमने जो देसी UPS मार्केट से मिलता है उसको परचेज करके लगा लिया, तो उसके बाद हमारी लाइट का प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब उस कंपनी की प्रोडक्ट, ये मैं बात आपको सुना रहा हूँ आज से कोई कह लें कि 13-14 साल पुरानी। लेकिन उस 14 साल के अरसे में आप देखिए, अगर कंपनी की प्रोडक्ट में प्रॉब्लम था भी तो कंपनी ने अब तक अपनी प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया होगा। अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को, अपने हर चीज को इंप्रूव कर लिया होगा, लेकिन स्टिल पिछले 13 साल से उस कंपनी की प्रोडक्ट हमारे घर में नहीं है। बात करने का मकसद है कि कोऑग्निटिव और दूसरा फैक्टिव आउटकम, ये दोनों चीजें होंगी तो कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो फुलफिल होगा। ये हमारी पहली चीज होगी जी। अब इसको नीचे एक्सप्लेनेशन गिवन है, आप पढ़ लीजिएगा, आगे चलते हैं जी। स्लाइड्स पे लिखा हुआ है जी, इट इज अ टोटल, अच्छा हाँ, इंपॉर्टेंस क्या है। इट इज अ टोटल कस्टमर एक्सपीरियंस दैट इन्फ्लुएंस कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू एंड सर्विस क्वालिटी। कस्टमर कस्टमर जी की परसेप्शन, ठीक है। सॉरी, जो कस्टमर टोटल कस्टमर एक्सपीरियंस है वो किस चीज पे इन्फ्लुएंस होता है, कस्टमर इन्फ्लुएंस कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू एंड सर्विस क्वालिटी, एंड विच कॉन्सिक्वेंटली अफेक्ट द कस्टमर लॉयल्टी। के आया आपकी जो जो कस्टमर आपके बारे में परसीव कर रहा था, उसके बाद जो सर्विस क्वालिटी उसे मिली, उसने कस्टमर की लॉयल्टी को कितना अफेक्ट किया। दिस इज कॉल्ड टोटल कस्टमर एक्सपीरियंस। अब देखिए, कस्टमर जितना ज्यादा आपके पास साथ लॉयल होगा वो दोबारा आपके पास आएगा, जितनी अच्छी उसे सर्विस क्वालिटी मिलेगी। अब यहां पे एक और बात देख लें, हमने कहीं बीच में फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात करनी है, लेकिन हम चूंकि बात कर रहे हैं कस्टमर एक्सपीरियंस की, तो कस्टमर एक्सपीरियंस का कह लें कि 70 to 80% जो है वो सर्विस क्वालिटी पे आता है कि आप उसे सर्विस कैसी दे रहे हैं। वो आपकी शॉप पे है वो आपकी शॉप पे है, उसे वहां पे क्या एक्सपीरियंस मिला है, उसे किस तरह ट्रीट किया गया, उसके बाद उसने अपनी प्रोडक्ट परचेज की, उसे अगर कोई प्रोडक्ट पे कोई डिस्काउंट मिला है या कोई प्रोडक्ट के फीचर्स आपको बताए प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किए गए हैं वो,
फिर जब वो प्रोडक्ट परचेज करके ले गया तो उसके बाद उसका आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी है, अगर उससे कोई प्रॉब्लम आई है तो आपने उसको किस तरह से ट्रीट किया। यहाँ पे हाँ पॉजिटिव वे में किसी का नाम लेना अच्छी बात है। हायर कंपनी की वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हमारे पास है, उसका प्रॉब्लम हो गया, उसका कोई बटन का, उसकी अभी वारंटी मौजूद थी, मैंने कंपनी में उसका क्लेम किया। ठीक है, उनका पर्सन घर आया, उसने आके मशीन चेक की और उसने कहा जी मशीन आपको वर्कशॉप यानी कि हमारा जो कस्टमर सर्विस सेंटर है वहां पे लेकर आनी पड़ेगी, लेकर आपको खुद आनी पड़ेगी, जो भी इस पे एक्सपेंडिचर होगी वो कंपनी करेगी, लेकिन मशीन आपको लानी पड़ेगी। मैंने मशीन गाड़ी में लोड की, मैं वहां ले गया, उन्होंने विद इन 15 मिनट्स मुझे कहा जी आप वेट करें, हम मशीन का जो भी डिफेक्ट है आपको 15 to 30 मिनट्स, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, अगर आप बैठना चाहते हैं तो बैठे, हम आपको ठीक करते हैं। 10 to 15 मिनट्स में मुझे उन्होंने वॉशिंग मशीन ठीक करके दे दी। अब दिस इज द आफ्टर सेल सर्विसेज। अब मकसद ये बात करने का कि हायर की अगर मुझे ये सर्विसेज मिली हैं तो मैं कोशिश करूंगा मैं हर चीज अपने घर में हायर के लेके आऊं। द लॉजिक, अब यहां पे बात यही हो रही है, द लॉजिक रन एज ए चेन, लॉजिक जो है वो चेन की तरह रन करता है। अब एक कस्टमर को परसेप्शन मिली है, मुझसे को पूछेगा एक कि कोई और भी पूछता है कि यार मैंने किस कंपनी की वॉशिंग मशीन परचेज करना चाहूँ या किस कंपनी की मैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेज करना चाहूँ, तो मैं अनइंटेंशनली उसे हायर का बताऊंगा। वैसे नहीं, वैसे तो ओरिएंट है और भी कंपनीज हैं, बहुत अच्छी कंपनीज हैं। अगर हम रेफ्रिजरेटर में फ्रिज की तरफ जाते हैं तो पेल है, ठीक है, एसी जो है पेल के बहुत अच्छे हैं। तो सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चलेंगे जी। ऑन द स्लाइड विजुअल द प्रोग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू चार्ट फाइन, अच्छा ये जो हमारे पास एक चार्ट है प्रोग्रेशन में कमोडिटीज या गुड्स सर्विस एक्सपीरियंस, हम इस चार्ट को यहाँ पे देखते हैं जी। ये चार्ट मैंने पहले ओपन किया हुआ है। चार्ट में हमारे पास क्या है कि डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन, इंटरेक्शन विद कस्टमर, प्राइस स्ट्रेटजी, वैल्यू एडेड। अब कस्टमर के साथ हमारा जो इंटरेक्शन है वो किस तरह से होता है, एक्सट्रैक्ट कमोडिटीज, मेक गुड्स, डिलीवर गुड्स, स्टेज एक्सपीरियंस। अब देखें, सबसे पहले कमोडिटी एक्सट्रैक्ट हुई, कोई भी रॉ मटेरियल वगैरह है उसका, ठीक है। कस्टमाइजेशन तो बहुत कम है क्योंकि जनरल प्रोडक्ट्स बनती है, कस्टमाइजेशन बहुत कम बनवाई जाती है। लोग खुद चीज़ ऑर्डर पे बहुत कम बनवाते हैं। जिस तरह एक कस्टमर कस्टमाइज को वॉच बनवा ली, कस्टमाइज को गाड़ी बनवा ली, ठीक है। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें जैसे आप ड्रेस है आप कस्टमाइज बनवाते हैं, वो एक अलग मैटर है। अब इस टाइम पे रॉ मटेरियल के टाइम पे कस्टमर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता। हाँ, कमोडिटी प्राइसिंग इफेक्ट करती है। अगर आपकी रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव होगा तो आपकी अल्टीमेटली जो प्राइस भी होगी वो ज़्यादा होगी। अगर आप कमोडिटी बहुत हाई क्वालिटी हाई प्रोफाइल यूज़ करते हैं तो आपकी प्राइस भी यूनिक होगी। जिस तरह आप आईपैड की, आईफोन की या मैकबुक की बात कर लें, कि मैकबुक की जो कमोडिटीज़ हैं, जो उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो यानी कि उसका जो रॉ मटेरियल यानी कि जो चीज़ें उसमें लगती हैं जो वो बहुत अच्छी क्वालिटी की लगाई जाती हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो प्राइस पे अपनी यूनिक रखते हैं। फिर आगे जैसे मेक गुड्स, गुड्स बनाई जाती हैं, कस्टमर को प्रोवाइड की गई डिलीवर सर्विसेज, उसको सर्विसेज प्रोवाइड की गई, और एट द एंड उसका स्टेज एक्सपीरियंस कहलाता है। कस्टमाइजेशन पे सबसे हाईएस्ट एक्सपीरियंस है, अच्छी क्वार्टर कस्टमर के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन, यूनिक प्राइस और मैसिव प्रोडक्शन। ये सारी चीजें क्या हो गई, देखिए एक तरतीब के साथ अगर हम इसको एक सीक्वेंस बनाएं, तो रॉ मटेरियल साहब उस वक्त कस्टमर के साथ आपकी कोई इंटरेक्शन नहीं है, कस्टमाइजेशन कम है, ठीक है, प्राइसिंग इफेक्ट करेगी। लेकिन जब आप स्टेज एक्सपीरियंस पे आए तो क्या हुआ कि अगर कस्टमाइजेशन करवाई गई तो एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा हुआ। आपने एक चीज़ कस्टमाइज करके दी गई आपको, आपने उसको इस्तेमाल किया, आपने उसको बड़ा अच्छा जज किया, ठीक है, एक अच्छा इंप्रेशन आया। अब कस्टमर के साथ इंटरेक्शन क्या है कि आप जब कस्टमर के साथ बातचीत करके अपनी प्रोडक्शन में आते हैं, कस्टमर से फीडबैक लेते हैं, फिर अपनी प्रोडक्शन को इंप्रूव करते हैं, तो वो को प्रोडक्शन आ जाती है। अल्टीमेटली अब कमोडिटी जितनी ज़्यादा रॉ मटेरियल या जो प्रोडक्ट्स उसमें लगनी है, जो चीज़ें उसमें लगनी है, वो जितनी अच्छी यूज़ करेंगे आपकी प्राइसिंग उतनी यूनिक हो सकती है अल्टीमेटली। आगे चलेंगे जी, अब फिर हम आते हैं वापस अपने उस पे पीडीएफ फाइल पे। जी, स्लाइड नंबर 6 में हमारे पास चार डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको अलग अलग देखेंगे। इंटेंजिबल डोमिनेंट, इनसेपरेबल, हेट्रोजीनियस और पेरिशेबल। ये चार मुख्तलिफ चीजें हैं प्रोडक्ट के हवाले से, फिजिकल प्रोडक्ट के हवाले से। देखिए सबसे पहले पहले है जी इंटेंजिबल डोमिनेंट। देखिए सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं। तो
आप सर्विस को ना टच कर सकते हो ना देख सकते हो। सिर्फ आप सर्विस को अगर आप महसूस करना चाहते हो, देखना चाहते हो सर्विस कैसी है, तो जब तक आप सर्विस को परचेज नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस तब तक नहीं होगा जब तक आप उसको परचेज नहीं करते। कोई देखें, कोई चेयर है, आपके किसी दोस्त ने परचेज की हुई है, आप जाके उस चेयर को इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, तो आप कहते हैं यार यही चेयर मैंने भी परचेज करनी है। ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन अगर एक सर्विस किसी बंदे ने ली है, तो वो सर्विस को दूसरा बंदा कैसे देखेगा? वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता सकता है, यार मैंने सर्विस ली है बड़ी अच्छी थी, तुम भी यही सर्विस ले लो। तो दैट इज द इनटेंजिबल डोमिनेंसी सर्विस की होती है, कि जब तक आप सर्विस परचेज नहीं करेंगे आप उसके बारे में कोई राय अपनी राय क्रिएट नहीं कर सकते। उसके बाद आ गया इनसेपरेबल। सर्विसेज को प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर से सेपरेट नहीं किया जा सकता। जो सर्विस दे रहा है वो उसी की है। अब देखिए, मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई और बंदा MKT610 के लेक्चर रिकॉर्ड करेगा, उसकी एग्जांपल्स डिफरेंट होगी, पढ़ाने का स्टाइल डिफरेंट होगा, चीजें बताने का स्टाइल, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का स्टाइल डिफरेंट होगा। तो दिस इज द इनसेपरेबल। सर्विस को सेपरेट नहीं किया जा सकता। उसके बाद आ गया हेट्रोजीनियस। हर एक की सर्विस सेपरेट है। क्वालिटी चेंजेस फ्रॉम वन प्रोवाइडर एम्प्लॉय। हाँ, एक बंदा सर्विस दे रहा है, वो हर एम्प्लॉय को एक जैसी सर्विस नहीं दे सकता, यानी हर कस्टमर को अपने। मैं ये लेक्चर अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है दोबारा इसको रिकॉर्ड करूँ तो जो एग्जाम्पल में जो बातें अभी कर रहा हूँ वो बातें मैं ना कर सकूं, कोई नई बात मेरे जहन में आ जाए। तो एक सर्विस हर दफा हेट्रोजीनियस होगी। और आखिरी चीज हमारे पास जो है वो पेरिशेबल आ गया। कि पेरिशेबल वो चीजें जो कि फिजिकल गुड्स होती हैं, जिनको हम स्टोर ज्यादा देर तक नहीं कर सकते, उन्हें पेरिशेबल कहते हैं। आगे चलेंगे जी। फिर हमारे पास आ गया दो पॉइंट्स हैं जी, बल्कि यहाँ पे चार पॉइंट्स आगे में आगे भी आएंगे, दो डिफरेंट स्लाइड्स में। हाँ ठीक है। पहले हमारे पास आ गया प्लान्ड वर्सेस अनप्लान्ड। अब देखिए, आप एक सर्विस देना चाह रहे हैं, आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं और आप उसको प्लान नहीं करते। तो जब आप प्लान नहीं करेंगे, आप उसका प्रॉपर डिजाइन तैयार नहीं करेंगे, उसका एक स्केच तैयार नहीं करेंगे, तो आप उसको एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। जैसा थीम पार्क है, वो एक प्रॉपर प्लान्ड एक्टिविटी होती है। पर एक जनरल सा पार्क बना दिया तो वो अनप्लैंड एक्टिविटी है, सीधे कहीं पौधे लगा दिए, कहीं झूले लगा दिए, कहीं कुछ, वो अनप्लैंड एक्टिविटी आ जाती है। फिर पॉजिटिव आता है और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव एक्सपीरियंस डिस्क्राइब कस्टमर एक्सपीरियंस एज इज एक्चुअली इज। पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्या है? जो एक्चुअल एक्सपीरियंस गेट किया है कस्टमर ने, उसके बारे में वो अपनी राय दे रहा है। और नॉर्मेटिव क्या है? कि नॉर्मेटिव में आप समझ लें कि बिलीव करते हैं, या आप किसी से पूछ के या किसी से सुन के आए हैं कि यार इस बंदे से सर्विस ले लो, इसकी सर्विस बहुत अच्छी है, इससे प्रोडक्ट परचेज कर लो, इसकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, एंड सो ऑन। ये अभी बार देखिए, सारी बातें कस्टमर एक्सपीरियंस के हवाले से हो रही हैं कि कस्टमर का एक्सपीरियंस किस तरह मैनेज होता है, या आप कस्टमर को, या ये आप कह लें कि आप कस्टमर को एंगेज किस तरह कर सकते हैं। देखिए, अब ये बात है कि आपके पास एक कस्टमर आया है, उसने आपसे चीज परचेज की है। अब देखिए, आप ब्रांड पे अक्सर जाते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं। किस लिए लेते हैं? वो कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए लेते हैं कि जब भी उनके पास कोई नई प्रोडक्ट आए, वो आपको एक मैसेज फॉरवर्ड कर दें कि जी समर कलेक्शन, न्यू समर कलेक्शन आउटलेट्स पे आ गई है, ठीक है, विंटर कलेक्शन एंड सो ऑन। अगर सेल्स लगती है तो सेल्स के बारे में बताया जाता है जी, 50% ऑफ, फ्लैट 30% ऑफ सेल लगी हुई है, इतने दिन के लिए आप आउटलेट विजिट करें। तो ये बेसिकली कस्टमर को एंगेज करने के तरीके होते हैं, और यही चीजें कस्टमर एक्सपीरियंस बनती है। अच्छा चलिए, हम नेक्स्ट चलते हैं। कमोडिटी वर्सेस यूनिक। कम्युनिकेटिंग इन लंदन अंडरग्राउंड इज मच लाइक एनी अदर ट्रिप, बट co-piloting a jet fighter for a birthday is for most people unique। देखिए जी, आप एक अंडरग्राउंड ट्रिप करते हैं लंदन के अंदर, तो वो हर कोई ट्रिप कर रहा है। लेकिन आप किसी को बर्थडे गिफ्ट करने के लिए जेट फाइटर पे बिठा लेते हैं, ठीक है, को पायलटिंग, यानी कि को पायलट के तौर पर जिसकी बर्थडे है उसके साथ बिठा के आसमान के चक्कर लगवाते हैं, तो वो एक यूनिक एक्टिविटी हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कमोडिटी वर्सेस यूनिक। एक यूनिक काम किया गया। आ गया था कोर प्रोडक्ट वर्सेस वैल्यू एडेड। कोर प्रोडक्ट होती है जो आपकी पहचान होती है प्रोडक्ट। अब देखिए, मैं एक मिसाल दूंगा। हम गुजरांवाला की अगर मिसाल ले लें, तो यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, बल्कि बहुत पुरानी बात कर लेते हैं, जो लोग गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं या आसपास से, सूफी बिरयानी है। वो सिर्फ बिरयानी नहीं बेचते,
वो हर खाने में प्रोडक्ट, वो फास्ट फूड भी, फास्ट फूड तो खैर नहीं, वो रोस्टेड चिकन भी बेचते हैं, वो सब्जी वगैरह भी बेचते हैं, वो ठीक है, इस तरह की और भी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। लेकिन हर बंदा उनको सूफी बिरयानी के नाम से जाता है, ये उनकी बिरयानी जो उनकी कोर प्रोडक्ट है। हाँ, इसमें कोई वैल्यू ऐड कर दी जाए, कोई एडिशनल एक्टिविटी, कोई एडिशनल चीज ऐड कर दी जाए बिरयानी के साथ, जिस तरह कोई बिरयानी का टेस्ट अपग्रेड किया जाए, बिरयानी के वैरायटीज वो रिड्यूस करवा दे बिरयानी की वैरायटीज, तो वो वैल्यू एडेड आ जाता है। आगे चलेंगे जी। कस्टमर एक्सपीरियंस क्वालिटी एज द लैक ऑफ इट इन देयर इंटरेक्शन विद सर्विस प्रोवाइडर। जी, अब हम बात करेंगे जी कस्टमर एक्सपीरियंस क्वालिटी, कि आप कस्टमर अपनी सर्विस क्वालिटी को किस तरह कनेक्ट करते हैं कस्टमर के एक्सपीरियंस के साथ। जितनी सर्विस क्वालिटी अच्छी होगी, अल्टीमेटली कस्टमर का एक्सपीरियंस उतना अच्छा होगा, और वो कस्टमर एक्सपीरियंस क्वालिटी, क्वालिटी एक्सपीरियंस कह लें कि वो बनेगा। आप देखिए, कस्टमर जो है वो समटाइम क्वालिटी को सेंस करता है, देखता है, या एक्सपीरियंस करता है क्वालिटी को। अब एक प्रोडक्ट आप कस्टमर को कहते हैं कि जनाब ये प्रोडक्ट लेके जाएं, ये लॉन्ग टर्म चलेगी। आप ड्रेस की बात कर लीजिए, इसका कलर फेड नहीं होगा, ये कपड़े बुर नहीं आएगी, कपड़ा खराब नहीं होगा, आप इसको 2-3 साल भी चलाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब कस्टमर जब उसको यूज करेगा तो वो उसकी क्वालिटी को एक्सपीरियंस करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास सर्विस क्वालिटी के वाले से कुछ डायमेंशन आती है, जिसमें आ गया रिलायबिलिटी, के प्रोडक्ट रिलायबल कितनी है, अश्योरेंस के जो बातें बताएगी वो पूरी हैं, टेंजिबिलिटी, उसके बाद एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। अब इसमें क्या है, ये 5 डायमेंशन हैं जो क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी को बिल्डअप करती हैं, कि प्रोडक्ट टेंजिबल है, उसकी वो रिलायबल कितनी है, वो आपकी सोच के मुताबिक जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर रही है, ठीक है, जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह रिस्पॉन्स हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि जो आफ्टर से सर्विसेज हैं वो उस तरह हैं, जो आपने सोचा था वो आपको मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें मिलके एक सर्विस क्वालिटी बनती है। आगे चलेंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया विजुअल अ लेयर्ड मॉडल ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस। दिस स्लाइड प्रेजेंट कस्टमर एक्सपीरियंस एज ए सेट ऑफ नेस्टेड लेयर्स। आप देखिए, कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो, हाँ, ऑनियन की बात है, नेस्टेड लेयर्स होती हैं। नेस्टेड लेयर्स से क्या होता है कि एक कोर प्रोडक्ट है, आप ऑनियन की बात कर लें कि ऑनियन के अंदर सेंटर वाला जो छोटा सा पोर्शन होता है, वो आप उस प्रोडक्ट को कह लें, तो उसके ऊपर मल्टीपल लेयर्स हैं, वो उसकी नेस्टेड लेयर्स हैं उस प्रोडक्ट को सेव करने के लिए, यानी कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग आ गई, आपकी सर्विसेज आ गई, प्रोडक्ट को आप किस तरह किस एनवायरनमेंट में रखा हुआ है, वो एनवायरनमेंट आ गया, फिर आप कितना इमोशनली उसको अटैच करके अपने कस्टमर को उसके साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं, ये एक लेयर आ गई। तो मतलब मल्टीपल लेयर्स होती हैं जो कि उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो एक ऑनियन शेप्ड एक नेस्टेड लेयर्स बनाती हैं, और अल्टीमेटली ये सारी चीजें मिलके आप अपने जो एक्सपीरियंस है कस्टमर का उसको बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। और मकसद क्या होता है कि आप बेशक कोर प्रोडक्ट तो सेम थी, आपने 2-4 चीजें, कुछ प्रोटोकॉल अच्छा दे दिया, एनवायरनमेंट अच्छा दे दिया। अब देखिए ना, खाना खाना है ना, तो खाना वही शेफ एक आम होटल में बनाए और वही शेफ एक हाई क्लास होटल में खाना बनाए, दोनों का टेस्ट सेम हो, आम होटल में आपको खाने की वो फील नहीं आएगी जो आप एक हाई क्लास होटल में बैठे खा रहे हैं। वहाँ पे एनवायरनमेंट होगा, ऐसी इन्वायरमेंट है, ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने खाने का एनवायरनमेंट इस तरह का किया है, साफ सफाई बहुत अच्छी है, लग्जरी इन्वायरमेंट है। तो ये चीज़ें ये लेयर्ड होती हैं कोर प्रोडक्ट की, जो कि अल्टीमेटली कस्टमर के एक्सपीरियंस को बिल्डअप करती हैं। आगे चलेंगे जी। अब इस स्लाइड में टच पॉइंट, मोमेंट ऑफ ट्रूथ, कस्टमर एंगेजमेंट, 3 चीजें डिस्कस हुई हैं। टच पॉइंट क्या है, एग्जिस्ट वेयर कस्टमर्स कम इनटू वर्चुअल और कंक्रीट कॉन्टैक्ट विद कंपनीज प्रोडक्ट। टच पॉइंट ये है कि सर्विस, कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट, कस्टमर जब फिजिकली या उस प्रोडक्ट, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के टच में आता है, कॉन्टैक्ट में आता है, उसको हम टच पॉइंट कहेंगे। कि आपने फिजिकली प्रोडक्ट परचेज की या फिजिकली प्रोडक्ट सर्विस ली, ठीक है, आपकी कंपनी के लोगों के साथ कम्युनिकेट किया, टेक्नोलॉजी, जो भी मामला है। फिर आता है मोमेंट ऑफ ट्रूथ। उसके बाद कस्टमर इस चीज में देखता है कि टच पॉइंट के बाद कस्टमर ये इस चीज को जज करता है कि सच्चाई कितनी थी और झूठ कितना था। उसके कमेंट्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अकर ड्यूरिंग इंटरेक्शन ऑफ टच पॉइंट द मोमेंट वेयर कस्टमर्स
फॉर्म इवेल्युएटिंग जजमेंट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, अपने एक्सपीरियंस के हवाले से। फिर कस्टमर एंगेजमेंट आती है। अगर तो उसका एक्सपीरियंस पॉजिटिव था और आप उसको प्रॉपर एंगेज कर पाए, तो वो आपके ब्रांड के से सेटिस्फाई होता है और अल्टीमेटली आपके साथ एंगेज होता है। और यही उसकी लॉयल्टी का बेस भी होता है। आगे चलेंगे जी। इसमें अब दो चीजें डिस्कस की, एक कोग्निटिव है, ये मेंटल एबिलिटी होती है, और इमोशनल जो है, यानी कि दो चीजें होगी, एक मेंटल एबिलिटी होगी और एक दिल की कैफियत होगी, दिमाग और दिल। और ये दोनों चीजें साथ लेके चलना जरूरी होता है। अब देखिए, कॉग्निटिव एबिलिटी में कस्टमर के का नॉलेज आ जाता है। आप कस्टमर को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये इसके फीचर्स हैं, ये काम करेगी, ठीक है। डज द कस्टमर नो द ब्रांड वैल्यू? कस्टमर आपके ब्रांड की वैल्यू जानता है। आप उसको अगर नहीं जानता तो आप उसको अपने ब्रांड की वैल्यू बताते हैं। Our sustainability award the name of our local sales representative। ठीक है जी। 4 फार्म्स में आ जाती है हमारे पास। कवर फर्स्ट टू, अच्छा जी, 4 टोटल फार्म्स हैं, उसमें दो यहाँ पे कवर की गई। कॉग्निटिव एंगेजमेंट, इमोशनल एंगेजमेंट। कॉग्निटिव एंगेजमेंट में वो क्या कर रहा है? डिग्री टू विच द कस्टमर नोज एंड अंडरस्टैंड द ब्रांड। कस्टमर आपके ब्रांड के नाम को पता चलता है, उसको वो अंडरस्टैंड करता है, लोग उसके बारे में जो राय दे रहे हैं उसको वो सुनता है, और अल्टीमेटली वो आपके साथ एंगेज होता है, सेटिस्फाई होता है। फिर इमोशनल एंगेजमेंट आ जाती है। अब जो कस्टमर आपके ब्रांड के साथ फिजिकली प्रोडक्ट परचेज करता है, आपके राइवल्स पर आपको प्रेफरेंस देता है, तो इसका मतलब है वो आपके साथ इमोशनली एंगेज हो गया। स्ट्रांगली एंगेज कस्टमर एक्सप्रेस इमोशंस सच एज कॉन्फिडेंस, प्राइज, लाइट और पैशन टुवर्ड्स द ब्रांड। अब देखिए, अक्सर का जो लोग ब्रांड से परचेजिंग करते हैं, वो चिल्ड्रंस के ब्रांड या जेंट्स के या लेडीज के, तो मुख्तलिफ खवातीन को, किसी को कोई ब्रांड पसंद आता है, किसी को कोई ब्रांड पसंद आता है। जिस तरह एक मिसाल दूंगा, शूज की बात कर लेते हैं, हम ड्रेसेस होते हैं, शूज की बात कर लेते हैं। सर्विस है, बाटा है, ठीक है, एंड्योर है, उसके बाद स्टाइलो है, ठीक है, बोर्जन है। तो मुख्तलिफ लोगों की एंगेजमेंट या इमोशनल अटैचमेंट मुख्तलिफ ब्रांड के साथ होगी। कुछ की साथ सर्विस होगी, कुछ की स्टाइलो के साथ होगी, कुछ की बोर्जन के साथ होगी, मुख्तलिफ की मुख्तलिफ होगी। ठीक है, कोई बोर्जन की जूता पसंद करता है, कोई किसी का पसंद करता है। आगे चलेंगे जी। दूसरा आ गया, तीसरा चौथा आ गया बिहेवियर एंड सोशल। हु ऑफन डज द कस्टमर विजिट आवर वेबसाइट? अब हमारा कस्टमर हमारा कितनी देर बाद हमारी वेबसाइट विजिट करता है, या कब कब हमें विजिट करता है? ये भी हमें देखना है कि समटाइम कस्टमर सीजनल होते हैं। सीजन आया, कस्टमर आ गया, सीजन खत्म, कस्टमर खत्म। तो ये भी अक्सर औकात होता है। अब देखें, कुछ लोग जो है वो सीजन पे ही ड्रेसेस परचेज करेंगे, जूते परचेज करेंगे, उसके बाद पूरा साल वो उसी से गुजारा करेंगे। तो ये भी सीजन में भी आया वो कस्टमर हमें विजिट कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर आता सोशल, कि आप कस्टमर के साथ सोशल इंटरेक्ट किस तरह रखते हैं। द कस्टमर यूज रिकमेंड अ फ्रेंड प्रोग्राम। आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर रिकमेंड कर रहा है, या अक्सर औकात लोग किसी ब्रांड की प्रोडक्ट परचेज करके लाते हैं, तो फिर अक्सर अपना एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये सोशल एंगेजमेंट है। यहां पे लिखा हुआ सोशल एंगेजमेंट अबाउट हाउ कस्टमर इन्वॉल्व द ब्रांड विद इन देयर ओन सोशल नेटवर्क। आपके ब्रांड को सोशल नेटवर्क में कितना इन्वॉल्व करता है कस्टमर, जिस तरह मैंने आपको हायर का एक्सपीरियंस शेयर किया, तो ये एक सोशल नेटवर्क था। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो अल्टीमेटली दिस इज कॉल्ड सोशल नेटवर्क। आगे चलेंगे जी हम। जी, आगे हमारे पास आ गए 4 आईज। विजुअल, 4 आई फ्रेमवर्क, इन्वॉल्वमेंट, इंटरेक्शन, इंटीमेसी, इन्फ्लुएंस। इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जी, सबसे पहले आ गई इन्वॉल्वमेंट, कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से कितना इन्वॉल्व है। वो आपके पास फिजिकली आया, प्रेजेंस हुआ, अटेंशन, या आपकी वेबसाइट उसने विजिट की, आपके जो फेसबुक पेज है उसको उसने विजिट किया, आपका जो है इंस्टाग्राम, उसको उसने विजिट किया। फिर आई था इंटरेक्शन। इंटरेक्शन कैप्चर द एक्चुअल एक्शन कस्टमर टेक सच एज क्लिक्स, कमेंट्स। आप विजिट करने के बाद अगर उसने प्रोडक्ट देखी है, उसको उसने क्लिक किया, देखा, उसको रीड आउट किया और परचेज कर लिया। अभी हम बात ऑनलाइन पे चल रहे हैं। और फिजिकली भी आता है, कस्टमर आता है, आके देखता है, प्रोडक्ट को विजिट करता है और उसको परचेज करता है। फिर आता है इंटीमेसी। इंटीमेसी आता है कि कस्टमर के सेंटिमेंट्स को, उसके अफेक्शंस को आप ब्रांड की तरफ माइल कैसे करते हैं। अब देखिए, अक्सर औकात आप कोई प्रोडक्ट विजिट करते हैं, तो उसमें बड़े बड़े अट्रैक्टिव चीजें मेंशन होती हैं, समटाइम वो उसमें मौजूद भी नहीं होती। वो किस लिए होती हैं? कस्टमर को की इंटीमेसी हासिल करने के लिए।
और फिर देखा जाता है कि उन चीजों ने, इन सब चीजों ने कस्टमर पर कितना इन्फ्लुएंस छोड़ा, कितना असरअंदाज हुई। उसके बाद हमारे पास आ गया कंपनीज दैट, नेक्स्ट स्लाइड है जी हमारे पास, डिजायर्ड कस्टमर एक्सपीरियंस आउटकम। अब बात है जी कस्टमर एक्सपीरियंस आउटकम क्या आ रहा है। अब हम आए हैं, समझ लें कि हमारा एंडिंग शुरू हो गया कि हम आउटकम, कस्टमर एक्सपीरियंस आउटकम की बात करने लगे हैं। कंपनीज दैट कॉन्शियसली डिजाइन कस्टमर एक्सपीरियंस वांट टू इवोक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एंगेजमेंट। जो लोग इस चीज पे फोकस करते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस डिजाइन करते हैं प्रॉपर, प्रॉपर एक पूरा रोड मैप बनाते हैं कि कस्टमर को किस तरह हमने अपनी प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस करवाना है, फिर उसको एंगेज करना है, तो अल्टीमेटली वो कस्टमर की स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एंगेजमेंट हासिल कर लेते हैं। सच एंगेजमेंट माइट बी एक्सप्रेस्ड इन सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, इंटीग्रिटी, प्राइड, डिलाइट और पैशन। ये इनमें से, इन सब में से भी हो सकता है कोई भी चीज। कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को यूज करता है, कॉन्फिडेंटली दूसरों को उसके बारे में बताता है कि जनाब ये प्रोडक्ट मैंने यूज की है, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आप भी इससे सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, देखिए अब जहाँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी है कि डिस्क्राइब द एंगेजमेंट लुक्स लाइक इमोशनल टर्म्स, ये इमोशनल है, कॉन्फिडेंस, इंटीग्रिटी, प्राइड, डिलाइट, पैशन, दीज आर द फीलिंग एज वेल मैनेज एक्सपीरियंस टू ट्राइंग टू क्रिएट। जब वो फिजिकली प्रॉपरली एक्सपीरियंस करता है आपके प्रोडक्ट को, तो देन उसके ये चीजें क्रिएट होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास आ गया जी, इसको 5 और पॉइंट है। मिस्ट्री शॉपिंग है, एक्सपीरियंस मैपिंग है, एथनोग्राफिक मेथड्स हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। इन सब पॉइंट्स को हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया मिस्ट्री शॉपिंग। मिस्ट्री शॉपिंग होता है, अक्सर औकात कस्टमर्स को, पढ़ लेते हैं। मिस्ट्री शॉपिंग यूज ट्रेन रिसर्चर्स हु पोज एज ऑर्डिनरी कस्टमर टू असेस द एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड। एक्सपीरियंस मैपिंग, हाँ ठीक है, मिस्ट्री शॉपिंग यही है कि आपने प्रोडक्ट जब फर्स्ट टाइम मार्केट में आई है, जिस तरह आप अगर दराज भी शॉपिंग कर रहे हैं, दराज पे आप देखते हैं किसी प्रोडक्ट के व्यूज देखते हैं कि कस्टमर्स के क्या व्यूज हैं, तो वो आपको अगर किसी प्रोडक्ट में नहीं है और वो फिर भी आपकी प्रोडक्ट को आपके बताए हुए एक्सप्लेनेशन के हवाले से या फीचर्स के हवाले से परचेज कर लेता है, तो वो फर्स्ट परचेजिंग जो है वो मिस्ट्री शॉपिंग होगी। अब जब वो उस एक्सपीरियंस हासिल करेगा और फिर वो अपने कमेंट्स देगा, तो अल्टीमेटली नेक्स्ट कस्टमर के लिए वो मिस्ट्री मिस्ट्री शॉपिंग नहीं होगी। एक्सपीरियंस मैपिंग चार्ट ऑफ कस्टमर जर्नी अक्रॉस टच पॉइंट्स, रिकॉर्ड द इमोशनल हाइज एंड लो अलोंग वे। अब कस्टमर को प्रोडक्ट देखता है, उसको टच करता है, उसको रीड करता है, तो ये उसका एक्सपीरियंस मैपिंग आ जाती है कि अब वो उसके हवाले से क्या यानी कि एक्सपीरियंस गेन कर रहा है। फिर है एथनोग्राफिक मेथड। एथनोग्राफिक मेथड ये होता है कि आप कस्टमर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं और उसके मुताबिक जो है आप कस्टमर को प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। यहां पे मैं आपको मिसाल दूंगा। कस्टमर आया है कार लेने, आप उससे पैसे कहते हैं जी, आप सबसे पहले बताएं कि आपका बजट कितना है, फिर आप बताएं कि आप कार किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। आप कहते हैं जी मेरा कोई बजट, फंसे 50 लाख का बजट है, मुझे कार फैमिली के लिए चाहिए। ठीक है, फैमिली की आउटिंग, फैमिली रिश्तेदारों की तरफ जाना, ये ठीक है। फिर आप पूछते हैं उससे, अच्छा चले ठीक है, आपकी फैमिली मेंबर्स कितने हैं? वो कहते हैं जी हमारे फैमिली मेंबर 6-7 हैं, 7 या 8 फैमिली मेंबर हैं या 6 हैं। तो वो कार आप उसको सजेस्ट नहीं कर सकते। कार 4 सीटर होती है, मैक्सिमम 5 लोग बैठ सकते हैं, तो आप उसे 6-7 लोगों को कार सजेस्ट करेंगे जो 4 सीटर है, तो वो अल्टीमेटली उसका वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो अल्टीमेटली अगर अब वो होंडा के शोरूम पे गया तो वो उसको BRV सजेस्ट करेंगे। और भी गाड़ियां हैं, वो टोयोटा के शोरूम पे गया तो टोटा की 7 सीटर गाड़ी जो है वो उसको सजेस्ट करेंगे। तो मकसद बात करने का है कि वो आपके जो चीज़ें हैं उससे एक्सपीरियंस डाटा गेट करके फिर आपको आगे प्रोडक्ट जो ऑफर करते हैं, इसको एथनिक मेथड कहते हैं, एथो सॉरी एथनोग्राफिक मेथड। आगे हमारे आगे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। Partner observation has the researcher take part in the behavior and context. Participant observation has the researcher take part in the experience while observing it. जब एक्सपीरियंस करता है फिर ऑब्जर्व करता है। और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व, हैज देम वॉच विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में कि कस्टमर इन्वॉल्व नहीं हुआ फिजिकली, उसने भी सुना, समझा और चीज को परचेज कर लिया, वो नॉन पार्टिसिपेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्सपीरियंस मैप ऑफ होटल गेस्ट।
ये एक डायग्राम स्लाइड नंबर 19 पे है। चलें जी स्लाइड नंबर 19 पे आते हैं जी हम। ये जी एक होटल गैस का एक्सपीरियंस मैप आ गया। सबसे पहले आपने रिजर्वेशन की, होटल पे पहुंचे, स्टे इन होटल, लीव होटल, ये चार चीजें होंगी। अब जब आपने अराइव होटल पहुंचे, आपको ग्रीटिंग की गई, आपने चेक इन किया, रूम में बैग्स रखे, चेक इन के टाइम पे फर्दर आ गया, चेक इन टाइम पे फिर ग्रीटिंग हुई, रिक्वेस्ट रिजर्वेशन डिटेल्स, आपसे कस्टमर से सारी रिजर्वेशन डिटेल पूछी कि कब रिजर्वेशन कराई थी। ठीक है, उसके बाद सारा इंफॉर्मेशन आपसे लेके आपको कार्ड हैंड ओवर किया, आपने स्वाइप किया, यानी कि आपने वहाँ पे पेमेंट कार्ड स्वाइप किया, रजिस्टर किया आपने आपको कीज हैंड ओवर की गई, और आप रूम में चले गए, बैग रखा, स्टे इन होटल और फिर लीव द होटल। ये एक पूरा एक्सपीरियंस मैप है होटल गेस्ट का, कि वो किस तरह एक्सपीरियंस करता है मुख्तलिफ चीज़ों को। ठीक है जी, वापस आते हैं। यही इस स्लाइड में बताया गया था, एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ लीजिएगा। आगे चलेंगे, स्लाइड नंबर 20 है जी हमारे पास। व्हाट सॉर्ट ऑफ आउटकम्स डू आवर कस्टमर वांट टू एक्सपीरियंस? किस तरह के आउटकम्स जो हैं कस्टमर एक्सपीरियंस करना चाहता है। व्हाट करंट कस्टमर एक्सपीरियंस, अच्छा ये इसके टाइटल पे दे, की क्वेश्चंस ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजर्स। कस्टमर मैनेजर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे यानी कि जो कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजर्स हैं उनके लिए कौन से क्वेश्चंस हैं। मतलब ये कि उन्होंने किन की बातों को ध्यान में रखना है। कस्टमर किस तरह एक्सपीरियंस करना चाह रहा है, आपके करंट कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है, कौन सी टूल और स्ट्रेटजीज जो है आपके करंट और डिजायर एक्सपीरियंस में जो गैप है उसको मूव करने के लिए। अच्छा, करंट और डिजायर एक्सपीरियंस का गैप देख लें। आपके कस्टमर क्या एक्सपीरियंस चाह रहा था, क्या सेटिस्फेक्शन चाह रहा था, और उसे क्या एक्सपीरियंस मिला। इन दोनों के दरमियान जो गैप है वो गैप आपके कस्टमर को रिटेन भी रख सकता है और लूज भी कर सकता है। तो आपने उसी के लिए वही गैप ढूंढना है और उसी के लिए मेहनत करनी है कि आप इस गैप को रिमूव कैसे करना है। ये इस स्लाइड का मकसद है जी। आगे चलेंगे, सीआरएम कनेक्शन ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस। सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हम तो अभी तक सिर्फ पढ़ रहे थे कस्टमर कनेक्शन, सॉरी कस्टमर एक्सपीरियंस। अब हम इसको सीआरएम के साथ कनेक्ट करेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं सीआरएम क्या है। सीआरएम बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक टेक्निक है, और इस टेक्निक पर मल्टीपल कंपनीज काम कर रही हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, कस्टमर कंपनीज ने अपने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनवाए हुए हैं। अब देखें, जो हायर की मैंने आपको मिसाल दी, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको मिसाल दी उसकी। अच्छा, मैंने आपको वॉशिंग मशीन मिसाल दी थी, तो वहां में मेरी कंप्लेंट पहले से रजिस्टर्ड थी। मैं जब वॉशिंग मशीन ले गया, मैंने इन्फॉर्म किया जी ये मेरा नाम है, ये मैंने इस डेट को मैंने कंप्लेन करवाई थी, ये मेरा कंप्लेन नंबर है। उन्होंने उसी वक्त देखा, वॉशिंग मशीन चेक की, मुझे ठीक करके दे दी। मुझे दोबारा से कोई कंप्लेन नहीं करनी पड़ी, कोई वहां पे ये देना नहीं पड़ा कि मुझे वहां पे वारंटी कार्ड देना है, फलां चीज देनी है, कुछ भी नहीं। दिस इज द सीआरएम, क्योंकि हर चीज उनके पास ऑलरेडी नोट डाउन थी, उनके सॉफ्टवेयर में मौजूद थी। तो सीआरएम जो है वो ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर के एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट होता है, और यही चीज कस्टमर के एक्सपीरियंस को ज्यादा बिल्डअप करती है। तो आज के दौर में लोग करोड़ों पे आज सीआरएम पे खर्च कर रहे हैं, सीआरएम सॉफ्टवेयर पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, ताकि वो कस्टमर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट रहे। अब देखिए, एक छोटी सी मिसाल दूंगा। एक बंदा हॉस्पिटल में आता है, जो अपना इलाज करवाता है, उसे कुछ दवाइयाँ, कुछ सर्जिकल आइटम्स लिख के दी जाती हैं, सर्जिकल ग्लव्स, या कोई अगर कोई एक्सीडेंट हो गया था तो उसे कोई व्हील चेयर, या कोई बाजू के लिए बाजू का फ्रैक्चर हुआ तो बाजू लटकाने के लिए जो, अब उसका नाम में जेहन में नहीं आ रहा। अब ये चीज़ें उसे सर्जिकल की शॉप से मिलेंगी। तो वो क्या करता है, उसी हॉस्पिटल पूछ लेता है कि ये चीज़ कहाँ, डॉक्टर से पूछ लेता है कि ये चीज़ कहाँ से मिलेगी, मेडिसिन कहाँ से मिलेगी, किस स्टोर से मिल जाएगी, ये सर्जिकल आइटम मुझे किस स्टोर कहाँ से मिलेंगी, कौन सी सर्जिकल शॉप से मिल जाएंगी। तो अब वहां से इंफॉर्मेशन ले रहा है। यही अगर वो सीआरएम सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर हॉस्पिटल के साथ कोई इंटरेक्ट नहीं भी है, तो हॉस्पिटल एक सीआरएम सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो हॉस्पिटल उसी वक्त देख के, हॉस्पिटल जो बंदा जिससे आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो देख के बताएगा जी फलां फलां ये शॉप है, ये तीन चार शॉप्स हैं, वहां से आपको ये चीज, आपके सर्जिकल आइटम्स मिल जाएंगे, ये दो तीन मेडिकल स्टोर्स हैं, वहां से आपको ये प्रोडक्ट्स इस वक्त अवेलेबल है, मिल जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द कनेक्शन ऑफ सीआरएम विद कस्टमर एक्सपीरियंस। अब इसमें मैं कुछ फीचर्स वो बता रहा है, यूजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, हाई परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी। ये चार चीजें सीआरएम की हैं, कि अगर कोई सीआरएम एप्लीकेशन आप गेट करते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए, तो सबसे पहली चीज आप देखते हैं कि वो जो सीआरएम एप्लीकेशन है वो यूजेबल किस हद तक।
यानी कितनी इजी टू यूज है, आपके जो स्टाफ है वो कितना इजीली इसको यूज कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी के आपके जो जरूरत है उसके लिहाज से किस हद तक फ्लेक्सिबल है, कितनी वो आपकी जरूरत पूरी कर सकती है, परफॉर्मेंस कितनी उसकी अच्छी है। और एंड पे आ गया स्केलेबिलिटी, के वो आपके बिजनेस को कितना ग्रोथ दे सकती है, कितना बेहतर बना सकती है, कितना फायदा दे सकती है। ये ना हो कि आप एप्लीकेशन परचेज करें, अल्टीमेटली परचेज करने के बाद भी आपके बिजनेस को उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आप तो उल्टा नुकसान में चले गए, क्योंकि आपने उसको परचेज करने में भी खर्चा किया। आप मंथली कोई ना कोई बंदा भी आपने रखा हुआ है जो उसको यूज कर रहा है, उसकी सैलरी भी दे रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेटली आपने उसका एप्लीकेशन का लाइसेंस लिया हुआ है, तो उस लाइसेंस की एनुअल फी भी पे कर रहे हैं, और आपके बिजनेस को फायदा कोई भी नहीं हो रहा है, ये थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है, ये कम से कम इतना ही फायदा हो रहा है कि जितने आप उसके खर्चे कर रहे हैं, तो फिर भी आप ब्रेक इवन पे हैं, तो आप एक्स्ट्रा टेंशन भी ली और फायदा कोई भी ना हुआ, ये लॉस में चले गए। तो अल्टीमेटली दिस इज का स्केलेबिलिटी, कि वो आपके बिजनेस को कितना ग्रोथ दे रही है, ये भी आपने साथ साथ देखना है। जी स्टूडेंट्स, ये आज का थीम था, काफी लेंथी हमारा लेक्चर हुआ, लेकिन थीम पूरा करना जरूरी था। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।